महायुद्ध का आज 34वां दिन है। ईरान की जंग में आज ट्रंप ने सुबह आकर अमेरिकी नागरिकों के नाम जो संदेश दिया, उसमें बात 2 वर्ल्ड वॉर की हुई। लेकिन ट्रंप ये नहीं बता पा रहे हैं कि युद्ध कब, कैसे और किस कीमत पर खत्म होगा। We're going to bring them back to the Stone Ages. आखिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली शख्स चाहते क्या है? बात ईरान युद्ध की हो रही है, युद्ध विराम की हो रही है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका दुनिया को पहले और दूसरे विश्व युद्ध की तस्वीर दिखा रहे हैं, उसकी विभीषिका बता रहे हैं, उसकी तबाही याद दिला रहे हैं। 7 months and 5 days. ट्रंप ने ईरान युद्ध के महीने भर बाद अमेरिकी की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पहला विश्व युद्ध 1 साल 7 महीने 5 दिन चला, तो दूसरा विश्व युद्ध 3 गुना ज्यादा वक्त यानी 3 साल 8 महीने 25 दिन तक चला। आखिर महीने भर पुराने ईरान की जंग से तुलना कर क्या बताना चाहते हैं ट्रंप? I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. वॉर एक्सपर्ट को लगा है कि ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप खुद को बचाने के लिए विश्व युद्धों की तस्वीर दिखा रहे हैं, ताकि जंग के खिलाफ सड़कों पर उतरी अमेरिकी जनता को समझाया जा सके कि युद्ध तो लंबी चलती है, अभी 32 दिन ही हुए, ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 1 साल 7 महीने 5 दिन तक लड़ता रहा। इस जंग में 1,65,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। सालों तक दुनिया इस युद्ध की त्रासदी झेली। 1941 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका 3 साल 8 महीने 25 दिन तक लड़ा। इस युद्ध 4 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए। इनमें 3,18,274 सैनिक आर्मी और एयरफोर्स से, 62,614 नेवी से, 24,511 मरीन से और 1,917 कोस्ट गार्ड से जान गंवाए। उपलब्धि गिनाने के लिए कि कितना जल्दी वो किसी भी ऑपरेशन को कंक्लूड कर रहे हैं, साथ ही अपने समर्थक वर्ग को, अपनी जनता को ये बताने की कोशिश कि कोई लंबे युद्ध का बोझ मैं आप पर नहीं डालने जा रहा हूं, मैं अपने चुनावी वादों से नहीं मुकर रहा हूं, क्योंकि उनके लिए एक चिंता आने वाला मिड टर्म इलेक्शन भी है। लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास कह लीजिए, एक आयरनी जो है वो नजर आती है कि वो तुलना कर रहे हैं युद्धों से और नाम उसका उन्होंने दिया है ऑपरेशन। बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक युद्ध नहीं है, किसी तरीके की वॉर नहीं है, ये केवल एक ऑपरेशन है और ऑपरेशन भी शॉर्ट ड्यूरेशन का है, क्योंकि युद्ध के ऐलान के लिए तो उनको कांग्रेस का अप्रूवल की जरूरत है। अमेरिका के अंदर युद्ध का ऐलान और उसकी इजाजत जो है वो अमेरिकी संसद देती है। क्या ट्रंप विश्व युद्ध की तस्वीरें दिखाकर अमेरिकी जनता से बताना चाहते हैं कि इतिहास में हमने बहुत खोया है, अभी का अमेरिका सबसे ग्रेट है, मौजूदा राष्ट्रपति सबसे अच्छा है, उसे अपने लोगों, अमेरिकी हितों की चिंता सबसे ज्यादा है? As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. अमेरिकी ने अपनी शर्तों पर ईरान युद्ध शुरू किया। 28 फरवरी को तेहरान पर हमला कर ट्रंप ने जंग का आगाज करते ही ईरान के सुप्रीम लीडर समेत तमाम टॉप लीडर को खत्म कर दिया। अब अमेरिका अपनी शर्तों पर जंग खत्म करना चाहता है, लेकिन लगता है ट्रंप ने ईरान को कम आंक लिया। ईरान वेनेजुएला बनने को तैयार नहीं, जंग को वियतनाम बना दिया। हॉर्मुज रूट पर दुनिया को ऐसा फंसाया कि ट्रंप तक तिलमिला उठे, उन्हें विश्व युद्ध की याद दिला दी। अब डर यह है कि विश्व युद्ध का जिक्र करते करते कहीं ट्रंप ईरान युद्ध को वर्ल्ड वॉर ही न बना दे। तेल अवीव से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। ट्रंप कामयाबी के तमाम दावों के बीच अभी 2 से 3 हफ्ते तक युद्ध जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं।
इसीलिए डर इस बात का है कि क्या इस जंग में तबाही अभी और बाकी है। Targeting the world's #1. 20 मिनट के अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को पुराने युद्धों की याद दिलाकर चिंता में डाल दिया है। विश्व की बेचैनी बढ़ा दी है। दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो रही है कि क्या ट्रंप को 34 दिनों की तबाही कम लग रही है? क्या ट्रंप इस युद्ध को भी विश्व युद्ध की भयानकता की तरफ तो नहीं ले जाना चाह रहे? युद्ध और शांति का संघर्ष सतत और सनातन रहा है, लेकिन 20वीं सदी का भयानक युद्धों से सामना हुआ जिसने मानवता को हिलाकर रख दिया है, और इन तमाम युद्धों में अमेरिका की केंद्रीय भूमिका रही। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच 4 सालों तक चला। इस युद्ध में 1 करोड़ 60 लाख लोगों की मौत हुई। अमेरिका के 1,16,516 जवानों को जान गंवानी पड़ी। पहले विश्व युद्ध में अमेरिका बाद में शामिल हुआ, मित्र राष्ट्र की तरफ से युद्ध लड़ा और यह निर्णायक साबित हुआ। इसलिए ट्रंप जब अतीत के युद्धों की याद दिलाते हैं तो दुनिया की रूह कांपने लगती है, क्योंकि ट्रंप किसी ऐसे वैसे देश के नेता नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उस अमेरिका की जो युद्ध का हमेशा हिस्सेदार रहा। अब जरा दूसरे विश्व युद्ध को भी याद कर लीजिए। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक यानी 6 साल चला। इस युद्ध में 7 से 8 करोड़ लोगों की मौत का अनुमान है। इस युद्ध में अमेरिका के 4,05,399 जवानों की मौत हुई। यह अब तक का सबसे विध्वंसक युद्ध था जब पहली बार एटमी हथियार का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए, लेकिन युद्ध और अमेरिका का रिश्ता यही नहीं थमता है। पहला विश्व युद्ध 1,16,516 अमेरिकी सैनिकों की मौत। युद्ध पर अमेरिका का खर्च 31 लाख करोड़ रुपए। दूसरा विश्व युद्ध 4,05,399 अमेरिकी सैनिकों की मौत। युद्ध पर अमेरिका का खर्च 533 लाख करोड़ रुपए। कोरियाई युद्ध 36,574 अमेरिकी सैनिकों की मौत। युद्ध पर अमेरिका का खर्च 62,38,000 करोड़ रुपए। वियतनाम युद्ध 58,220 अमेरिकी सैनिकों की मौत। युद्ध पर अमेरिका का खर्च 92 लाख करोड़ रुपए। खाड़ी युद्ध 294 अमेरिकी सैनिकों की मौत। युद्ध पर अमेरिका का खर्च 5,61,000 करोड़ रुपए। अफगानिस्तान युद्ध 2,325 अमेरिकी सैनिकों की मौत। युद्ध पर अमेरिका का खर्च 77 लाख करोड़ रुपए। इराक युद्ध 4,492 अमेरिकी सैनिकों की मौत। युद्ध पर अमेरिका का खर्च 180 लाख करोड़ रुपए। ईरान युद्ध 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत। युद्ध पर पहले 12 दिनों में अमेरिका का खर्च 1,52,000 करोड़ रुपए। तो अमेरिका का युद्ध का लंबा इतिहास रहा है, और अब भी ट्रंप 2-3 हफ्ते तक युद्ध जारी रखने की बात कर रहे हैं। I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. तो अब दुनिया टकटकी लगाए देख रही है कि अतीत के युद्ध गिनाने वाले ट्रंप का अगला कदम क्या होने वाला है। तेल अवीव से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
आज सुबह ट्रंप ने बहुत कुछ बोला, लेकिन हॉर्मूज को खुलवाने वाले पुराने बयानों से दूरी रखी। ट्रंप ने हॉर्मूज को खुलवाने के लिए चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और यूके को आने का न्योता दिया, लेकिन नेटो जैसे अमेरिकी दोस्तों ने भी किनारा कर लिया, जिससे नेटो और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ गए। अब सवाल यह है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अभी तक अमेरिका जैसी महाशक्ति खुलवा क्यों नहीं पाई है। जिन ट्रंप की वजह से दुनिया में तेल और गैस का संकट पैदा हुआ, वो ट्रंप अब जंग खत्म करने की तैयारी में जुट गए। कह रहे हैं तेल नहीं है तो हमसे ले लो, दम है तो हॉर्मूज से ले आओ, हम तो चले। I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ऊर्जा का वो सबसे प्रमुख रास्ता जहां दुनिया ने अमेरिका के घमंड को इन जहाजों के रूप में जलते देखा। पिछले कुछ हफ्तों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो कुछ हुआ, उसने साबित कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अमेरिका के लिए वो दुखती रग साबित हुआ है, जिसने जंग की सूरत ही बदल दी। दुनिया ने देखा है कि किस तरह से अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगाने पर भी हॉर्मूज को खुलवा नहीं पाया। Attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. अब सवाल है, अगर अमेरिका बिना हॉर्मूज को खुलवाए चलता बना, तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्या होगा? क्या ईरान इसे पूरी तरह कंट्रोल करेगा? इसका जवाब ईरान से तुरंत आता है। बुधवार को ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा, आखिरकार ट्रंप सत्ता परिवर्तन के सपने तक पहुंच गए, लेकिन समंदर के शासन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज निश्चित रूप से खोला जाएगा, लेकिन आपके लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो इस्लामी गणतंत्र के नियमों का पालन करेंगे। मेहमान नवाजी का 47 साल पुराना युग खत्म हो गया है। No ship in every type is not allowed to pass from a Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy out. तो जंग से भले ही ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता को खो दिया, भले ईरान में भारी तबाही हुई हो, हजारों लोग सैनिक मारे गए हो, लेकिन ट्रंप की वजह से ईरान को क्या एक ऐसे खजाने की चाबी हाथ लग गई जो उसकी सारी गरीबी दूर कर सकती है। ईरान के संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग ने हॉर्मूज स्ट्रेट प्रबंधन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ईरान हॉर्मूज से गुजरने वाले हर एक जहाज से शुल्क या टोल वसूलेगा। टोल ईरान की मुद्रा रियाल में चुकाना होगा, जो भारतीय रुपए में करीब 19 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अमेरिका इजराइल पर प्रतिबंध रहेगा। यूं तो हर देश अपनी रणनीतिक तैयारी में भूगोल का इस्तेमाल करता है, लेकिन ईरान ने लंबे समय से इस बात की तैयारी कर रखी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देगा, यानी दुनिया में तेल की आवाजाही का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता चोक कर देगा। इसका दबाव बढ़ेगा और अमेरिका झुकने के लिए मजबूर हो सकता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ट्रंप कार्ड बनाकर इस्तेमाल किया और उसकी ये रणनीति कामयाब होती दिखी, जिसने खाड़ी देशों में अमेरिकी सहयोगियों को परेशान कर दिया है। कोई एक पक्ष स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के भविष्य का फैसला नहीं कर सकता। ये सभी खाड़ी देशों की साझा संपत्ति है। कतर जहां ईरान को नाराज नहीं करना चाहता, वहीं यूएई इलाके में ईरान की दादागिरी हमेशा खत्म करने के लिए दावा है, जंग में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर खाड़ी देशों में यूएई पहला देश होगा जो जंग में सीधे हिस्सा लेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हॉर्मूज को जबरन खोलने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी जा रही है। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से ऐलान किया कि अमेरिका जल्द ही युद्ध खत्म कर सकता है, उससे खाड़ी देशों का परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसके बाद उन्हें अपने तेल और गैस की सप्लाई करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान की दादागिरी का सामना करना पड़ेगा। इस रास्ते का विकल्प खोजना होगा, क्योंकि जब अमेरिका इस रास्ते से ईरान को नहीं हटा पाया तो फिर वो इसे कैसे करेंगे।
But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. इन सब धमकियों के बावजूद ईरान टस से मस नहीं हुआ, जिसने हॉर्मुज को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। सऊदी, कतर और यूएई जैसे देशों की चिंता बढ़ा दी। बिना अमेरिकी सुरक्षा के कारोबार करने के लिए ईरान पर ये निर्भर हो जाएंगे। सवाल है कि क्या अमेरिका अपने दोस्तों को इस मुश्किल में छोड़कर जाने का जोखिम उठाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, कोई नहीं जानता। इसीलिए ट्रंप जो युद्ध खत्म करने के संकेत दे रहे हैं, उनका कितना मतलब है, इस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ट्रंप के नरम होने की एक बड़ी वजह आने वाले अमेरिकी चुनाव हो सकते हैं, जिसमें तेल के दाम में आया उफान सत्ता में ट्रंप का रसूख कम कर सकता है। All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. ईरान को पूरी तरह मसलने पर आमादा डोनाल्ड ट्रंप अचानक नरम क्यों पड़ते दिखे? इस सवाल का पुख्ता जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इसकी एक वजह नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन माने जा सकते हैं, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनका पहला सियासी इम्तिहान है। Tonight we're closer than ever to the rise of the Middle East that is finally free at last from Iranian terror, aggression, and nuclear blackmail. That's what's happened. It was nuclear blackmail for years and years. And beyond that, there was blackmail period. Under my leadership, America is ending the threat posed by this radical regime, decimating Iran's capabilities with Operation Epic Fury, something that nobody's ever seen. जंग के बीच ट्रंप अपनी रैलियों में ईरान पर हमले को देश की सुरक्षा से जोड़ रहे हैं, लेकिन जनता तेल गैस की कीमत बढ़ने से परेशान है, जिसके दाम अमेरिका में सोमवार को 3 साल में सबसे ज्यादा $4 प्रति गैलन से ऊपर पहुंच गए। अमेरिका में बढ़ती महंगाई ट्रंप के बढ़ते विरोध को खाद पानी दे रही है। देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जंग को लेकर जनता के गुस्से की झलक ताजा सर्वे में भी मिलती है। रॉयटर्स एप्सोस के ताजा सर्वे में 2/3 लोग मानते हैं अमेरिका को ईरान युद्ध में अपनी भागीदारी जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए, भले ही उनकी सरकार निर्धारित लक्ष्यों को हासिल न कर पाई हो। शुक्रवार से रविवार तक किए गए सर्वेक्षण में लगभग 66% जवाब देने वाले लोगों का ये मत अमेरिका में जंग को लेकर विरोध के बारे में बताता है। जवाब देने वालों में 27% ने कहा कि अमेरिका को ईरान में अपने सभी टारगेट हासिल करने के लिए काम करना चाहिए, भले ही संघर्ष लंबे समय तक चले। 6% ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप के रिपब्लिकन समर्थकों में से 40% भी तुरंत जंग खत्म करने के समर्थक हैं, भले ही अमेरिकी लक्ष्य हासिल ना हो, जबकि 57% ट्रंप समर्थकों ने लंबे समय तक भागीदारी का समर्थन किया है। पिछले साल जनवरी में व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से अमेरिकी जनता के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है। हालांकि कुछ हद तक ये अमेरिकी राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के सामान्य बात है, लेकिन ट्रंप की लोकप्रियता में शुरुआती गिरावट, महंगाई और बढ़ते खर्च को लेकर जनता में बढ़ता गुस्सा है। इतिहास भी उन्हें खबरदार करता है। तेल के दाम का अमेरिकी चुनावों पर सीधा असर होता है। ज्यादा तेल के दाम मतलब ज्यादा सीटों का नुकसान। साल 2014 से 2022 तक का यही ट्रेंड रहा है। साल 2006 में जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति रहते तेल के दाम मार्च में $56 प्रति बैरल तक पहुंच गए, जो आज के डॉलर के मूल्य के हिसाब से 90 है। इसका खामियाजा बुश को 30 सीटों को गंवाने के रूप में भुगतना पड़ा। साल 2010 में बराक ओबामा के पहले कार्यकाल के पहले मिड टर्म चुनाव में मार्च के समय तेल के दाम $76 प्रति बैरल हो गए, जो आज के हिसाब से $113 प्रति बैरल होता। इसका असर ओबामा के 64 सीट गंवाने के रूप में हुआ। 2014 के मिड टर्म चुनाव में भी ओबामा के नेतृत्व में डेमोक्रेट्स को 13 सीटों का नुकसान हुआ। दिलचस्प बात यह कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में मार्च 2018 में तेल के दाम $61 प्रति बैरल थे, जो आज के हिसाब से $79 होता। फिर भी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को 42 सीटों का नुकसान हुआ। तेल के दाम कम होने के बावजूद भी ट्रंप को सीटें इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि मार्च से सितंबर के बीच में जब मतदाता वोटिंग के बारे में सोचते हैं, तभी तेल के दाम बढ़ गए और ट्रंप को चुनावी नुकसान उठाना पड़ा। इस मामले में सिर्फ जो बाइडेन अपवाद रहे, जिनके कार्यकाल में तेल के दाम $160 प्रति बैरल तक पहुंच गए, जो आज के हिसाब से $119 प्रति बैरल होता। फिर भी उन्हें सबसे कम 9 सीट का ही नुकसान हुआ।
तो किसी भी लोकतांत्रिक देश की तरह अमेरिका में भी महंगाई चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जो चुनाव के नतीजों को बदल सकता है। ट्रंप के कामकाज को लेकर पहले ही अमेरिका में नाराजगी है, जिसकी भरपाई ईरान से खतरे का नैरेटिव भी नहीं कर पा रहा। शायद यही वजह है कि ट्रंप जंग रोकने की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि मामला चुनाव का जो है